हेलो नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है। तो सर का 17 रैंक के साथ डीएसपी के पद पर सिलेक्शन हुआ है। तो काफ़ी प्रतिष्ठित पद माना जाता है। तो सर से जानते हैं कि सर का कितना संघर्ष रहा है इसको पद को पाने में। सर ने कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की है, कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए हैं, जो तमाम प्रकार की बातें हैं, इस पर हम सर से चर्चा करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए अपना। मेरा नाम हरे कृष्ण शर्मा है। मैंने अपना बीटेक किया है जी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जी में। और मेरी जो जर्नी रही है वो करीब 9 साल 11 महीने की रही है। जी और ये मेरा यूपीपीसीएस में 5वां मेंस था जी और ये दूसरा इंटरव्यू था एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। उससे पहले मैं फॉरेस्ट सर्विस के लिए इंटरव्यू दे चुका हूँ, 2 इंटरव्यू। तब जैसे कि आपका रिजल्ट आया जब, तो क्या घर पे माहौल था, क्या आपका मतलब रिएक्शन था उस टाइम पे? रिजल्ट आपने देखा, फिर आपके दोस्तों ने देखा? नहीं, मेरा रिजल्ट जो है, मैं तो अपना रिजल्ट नीचे से देख रहा था। जी मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं डीएसपी एसडीएम के लिए सेलेक्ट होऊंगा। मैं तो अपना सोचता था शायद डिप्टी जनरल मिल जाए मुझे। जी नहीं, ठीक है, फिर इस अटेम्प्ट में अच्छे से दूंगा। जी तो मैं जब नीचे से अपना रिजल्ट देख रहा था तो नहीं मिला मेरे को रिजल्ट अब। जी हाँ तो 10 सेकंड बाद मेरे एक दोस्त हैं सौरभ जी श्रीवास्तव और तारिक भाई, उनका फोन आ गया था कि सर आपका डीवाईएसपी पद हो गया है। फिर सर, ये तो वही बात हो गई। 3 इडियट मूवी देखी हुई आपने, तो उसमें उसके दोस्त जाते हैं नीचे से देखते हैं तो उसके दोस्त का नाम नहीं मिलता है। हाँ तो ऐसे आपने भी सोचा कि शायद मेरा तो लास्ट में ही नंबर आया होगा? हाँ, नहीं मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई शायद डिप्टी जनरल तक मेरा हो जाए। यही था। जी, तो सर जैसे आपने बताया 5 आप अटेम्प्ट दे चुके हैं इसका, यूपीपीसीएस का। तो हर बार क्या रहा आपका? क्या आपने हर बार चेंजेस करने की कोशिश करी कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए? जो जो भी आपकी जर्नी रही है, जो आपने मेंस लिखा, इंटरव्यू तक रहे, तो वो बताइए। देखो यार, मेरे जो पहले 3 मेंस थे उनमें जो परफॉर्मेंस था मेरा ऑप्शनल में इतना अच्छा नहीं जाता था, ज्योग्राफी ऑप्शनल में, और कुछ राइटिंग स्किल्स की थोड़ा लैकिंग थी मेरे अंदर। तो 22 से मैंने एक्सेप्ट किया कि भाई मेरे अंदर राइटिंग स्किल्स का थोड़ा इशू है, मेंस जी मेरा कमज़ोर है। जी तो मैंने 3 एज पे काम किया, एक्सेप्टेंस, एक्शन और अचीवमेंट। जी तो एक्सेप्ट कर लिया कि जी मेंस में कमी है मेरी, तो उस पर मैंने काम करना स्टार्ट किया। जैसे कि जो प्रेजेंटेशन है आंसर्स का, उसको मैंने अच्छे से अच्छा किया। और कंटेंट है उस पर भी काम किया। साथ ही साथ जो PYQs है ना मेंस के, उनको मैंने लिखना स्टार्ट किया, उन पर थोड़ा सा एनालिसिस करना स्टार्ट किया। जी और बाय एंड लार्ज वो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपके मेंस में। जी तो ये मेरा एक अनुभव है कि आप लोग PYQ कीजिए मेंस के जी और PYQ कीजिए प्रीलिम्स के भी। तो ये आपको एक एज देते हैं जी। और एक माइंडसेट को समझने में बड़ी हेल्प मिलती है एग्जामिनर के। तो सर बात करते हैं प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की। आपने लगातार 5 जब अटेम्प्ट दिए हैं, तो आपसे बेहतर शायद मुझे नहीं लगता कोई और बता पाएगा कि प्रीलिम्स को कैसे क्लियर करना है। तो शुरू में जब आप तैयारी में आए तो आपने रिसोर्सेज कहाँ से कलेक्ट किया कि मुझे ये पढ़ना है, ये नहीं तो ये पढ़ना है? फिर आपने जब प्रीलिम्स दिया तो क्या ऐसी स्पेशल चीज़ें कि बहुत सारे लोग जब प्रीलिम्स देते हैं तो 3-3 4-4 बार या 2 बार उनका नहीं होता है, तो आपने क्या ऐसा किया? देखो, मेरी जो अप्रोच थी ना ये पूरी एग्ज़ाम की, वो मैंने बॉटम अप न होकर बॉटम डाउन अप्रोच ली थी। लाइक मैंने पहले यूपीएससी को फोकस किया था और यूपीपीसीएस में देता नहीं था। तो जब मेरे अटैम्प्ट यूपीएससी के एग्जॉस्ट हो गए, वहाँ मैंने 2 मेंस दिए थे, एग्जॉस्ट के ऑन द वर्ज ऑफ एग्जॉशन थे। तो फिर मैंने थोड़ा सोचा कि नहीं, पीसीएस को भी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। तो पीसीएस का जो जहाँ तक मेरा सिलेक्शन का वो है, वो ये था कि जो मैंने यूपीएससी में तैयारी की थी, तो बाय एंड लार्ज जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो ठीक ठाक थी मेरी। और मैंने फोकस किया था PYQs पे, करंट अफेयर्स पे, और जो लो हैंगिंग फ्रूट्स जिसे बोलते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी है, इसमें आपका इन्वायरमेंट है ना, और आपका पॉलिटी है, तो ये क्वेश्चंस गलत ना हो पाए। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थ्रू आउट अपने 5 मेंस के दौरान, मतलब 5 प्रीलिम्स के दौरान रही, और वो वर्क किया इसमें। तो बेसिकली आपको जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनको गलत नहीं करना है, और करंट अफेयर्स में अच्छी पकड़ रखनी है क्योंकि उससे एक अच्छा खासा वेटेज है। जनरल साइंस उसको मैक्सिमम सही करना है, पॉलिटी को मैक्सिमम सही करना है, इकोनॉमी के जनरल कॉन्सेप्ट है उनको सही करना है। ज्योग्राफी में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा टेक्निकल नहीं आते, मोस्टली मैपिंग बेस्ड आते हैं और जनरल कॉन्सेप्ट आते हैं, तो वो आपको गलत नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें हैं। हिस्ट्री पे हम लोग बहुत टाइम देते हैं, हिस्ट्री पे आप इतना टाइम मत दीजिए, जो नॉर्मल सवाल है उनको कर लीजिए, और जो रेस्ट पोर्शन है उनको अच्छे से कीजिए। लो हैंगिंग फ्रूट्स आपको गलत नहीं होने चाहिए। बात करें जैसे कि जब कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो, जितने आ रहे हैं उतने करो, गलत हो जाएंगे तो माइनस मार्क होंगे। तो आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते थे? देखो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे मेरा जो जिस तरह की मेरी प्रवृत्ति है, मेरा जो नेचर ये है कि जी मैं क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करता हूँ। जैसे मान लो कि 150 क्वेश्चन है तो मैं करीब 130 के आसपास करता हूँ,
और उसमें मैं करीब 105 107 क्वेश्चन मेरे सही होते हैं। तो ये मेरा स्ट्रेंथ है कि मेरी एक्यूरेसी सही है। हो सकता है किसी इंसान का एक्यूरेसी हथियार ना हो, उसका मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का हो, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अपनी स्ट्रेंथ को खुद पहचानिए आपकी क्या है, और वो आप PYQ और क्वेश्चंस लगाने से मतलब पहचान सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जी सर, बात करें मेंस की, तो जैसे कि आपने बताया आपने इतने सारे मेंस दिए हैं, जब आप अभी दे रहे थे इस बार, तो क्या आप इतना फोकस किया था आंसर राइटिंग वगैरह पे, क्या कि मैं इतने सालों से तो कर ही रहा हूँ, चलो आज इस बार पढ़ाई करता हूँ? कितना रोल लगा आपको आंसर राइटिंग? नहीं, आंसर राइटिंग पे मैंने फोकस तो किया था, बट इतना मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। एक्चुअली मैं 1-2 इंस्टीट्यूट में कॉपी इवैल्यूएशन में काम करता हूँ, तो मैं वहाँ से भी इनपुट लेता था। साथ ही साथ मैंने एक जस्टी IAS है, मेंटरशिप, फ्री मेंटरशिप मिली थी मेरे को। बिल्कुल। तो मैं वहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट लगाने जाता था, तो उससे थोड़ा एनालिसिस करता था। तो ये एक एक्यूमुलेशन है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से मेंस दे रहा हूँ, तो बाय एंड लार्ज मेरे को आइडिया तो था कि कैसे क्या करना होता है। इस बार भगवान की कृपा से और थोड़ा सा लक मेरा फेवर कर गया, तो मैं सेलेक्ट हो गया। सर, बात करें सिलेबस की, तो लोग बोलते हैं कि सिविल सेवा का सिलेबस है, टॉपर से बात करते हैं, वो कभी खत्म नहीं होता। तो क्या जो टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, तो कितने हेल्पफुल रहते हैं कि हाँ हमने 1 साल पढ़ लिया इतना, अब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो कितने हेल्पफुल रहते हैं? कुछ लोग दे के जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते हैं। देखो, ये मैं आपको ये बताना चाहूँ कि सिविल सर्विस का जो सिलेबस है ना, वो वेल डिफाइंड तो मैं नहीं कहूँगा, बट बाय एंड लार्ज जो इसके जो कंटूर्स हैं वो ठीक ठाक तरीके से हमारे जो सिलेबस की बाउंड्री है वो दे रखी है। आप PCS का सिलेबस निकालिए या UPSC का सिलेबस निकालिए, बाय एंड लार्ज उन्होंने टॉपिक्स दे रखे हैं। अब टॉपिक की डेप्थ और विड्थ वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है। तो बेसिकली आपने जो स्टैटिक क्वेश्चंस, जो स्टैटिक पोर्शन है, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ये आपने इसके थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके, और करंट अफेयर्स का एप्लीकेशन इनके साथ बिल्कुल वो होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज तैयारी आपकी ठीक ठाक हो जाती है, क्योंकि एंड तो किसी चीज़ का होता नहीं है, बट आप अपनी चीज़ को कम रखिए, रिसोर्सेज को, और 1-2 रिसोर्स रखिए, बार बार उनको रिवाइज कीजिए, और अपना मेंस पर अच्छे से फोकस कीजिए। मान लीजिए आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, हो सकता है 1 बार में ना हो, 2 बार में ना हो, 3 बार। ऐसे लोग हैं, एक मेरी फ्रेंड है, उनका 7 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ है, इस बार 8वीं बार में प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, और वो डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट बनी है। तो ऐसा नहीं है, वो ये तो एक साइकिल है। हो सकता है आपका प्रीलिम्स कमजोर हो, बट उसको एक्सेप्ट कीजिए, बिल्कुल, और उसको वर्क कीजिए, और आप जब काम करेंगे तो लेट और सवेर आपको बिल्कुल जो है सफलता मिलेगी। बिल्कुल। सर, बात करें हम थोड़ा सा हट के बात करेंगे कि जैसे कुछ जो 12वीं बच्चे पढ़ रहे हैं जी, तो उनका एम UPSC या UPPCS है, तो किस तरीके से उनको जो ग्रेजुएशन है वो सब्जेक्ट चूज करने चाहिए? क्या आपने पहले से ही एम बना लिया था कि हाँ मैं ग्रेजुएशन में आऊँगा तो ये सब्जेक्ट लूँगा तो मुझे सिविल सेवा में हेल्प करेंगे, आपका बाद में एम बना कि नहीं अब तो मैं UPSC करूँगा, ये चीज़ नहीं करनी? देखो, जो 12th में, तो अच्छी बात है कि जो आप 12th में आ गए और आपको सेट है कि आपको UPSC या UPPCS करना है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका कॉलेजिंग कर रहे हैं, तो कॉलेजिंग भी एक एक्सपोजर का अच्छा एक जरिया होता है। बिल्कुल। तो कॉलेजिंग को थोड़ा सीरियसली लीजिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको सही से पढ़िए। उस दरमियान आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं कॉलेजिंग के टाइम में। एक तो आप अपना सिलेबस का PDF निकालिए, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि पूछना क्या चाह रहा है। नंबर 2 ये कीजिए कि आप हल्का हल्का न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए कॉलेजिंग के टाइम पे, और NCERTs को ना कॉलेजिंग के टाइम पे 1-2 बार रीडिंग लगा लीजिए। बिल्कुल। तो जब आप फुल फ्लेज तैयारी में आएंगे तो बहुत आसान लगेगी आपको। मुझे लगता है 2-3 अटेम्प्ट, जो 4 अटेम्प्ट जो हम लोग खराब करते हैं, बिल्कुल सर, वो थोड़ा सा कम हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। मेरा जहाँ तक, तो हाँ, मैं बीटेक किया हूँ, तो मेरे बैक ऑफ माइंड में था कि मुझे तैयारी करनी है, बट मैं सर्टेन नहीं था कि तैयारी कब करनी है, बीटेक के बाद जॉब करनी है या फिर तैयारी करनी है। तो फिर तो आपने जॉब की बीटेक के बाद? नहीं, जॉब मैंने ऐसा सच नहीं की थी, एक इंटर्नशिप टाइप की थी। उसके बाद फिर मुझे पता लग गया कि मुझे अब तैयारी ही करनी है। जी, जैसे कि आपने बताया कि आप किसी कोचिंग में कॉपी या आंसर राइटिंग का चेक करने का काम करते थे, तो कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं हम तो जॉब नहीं कर पाएंगे, से हम तो पढ़ेंगे, टाइम नहीं मिलता। क्या जॉब के साथ तैयारी मुमकिन है या नहीं है? देखो, ये फिर वही अगेन टू पर्सन वेरी करता है। यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपकी कंडीशंस और वो सब अलाउ कर रही हैं कि आप फुल फ्लेज तैयारी कीजिए, तो आप कीजिए। मैंने जो जॉब की थी कोचिंग या इन सब में, वो मेरे 3-4 अटेम्प्ट हो गए थे। मैंने मेंस लिख लिए थे, तो तब मैंने अपना किया था। तो ये भी हो सकता है किसी किसी को फ़ायदा नहीं होता है। बिल्कुल सर, मेरे को थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैं वहाँ से इनपुट लेता था और उनको इम्प्लीमेंट करता था। हो सकता है किसी को फ़ायदा ना हो, तो ये तो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। जी। आपका डेली रूटीन क्या रहता है सर? कितने घंटे पढ़ने की कोशिश करते हैं?
सुबह कितने बजे जाग के मतलब आपका रूटीन शुरू होता था? रूटीन तो यूजुअली मेरा 9 से स्टार्ट हो जाता है। 9 से लेके वही 12-1 बजे तक मैं थोड़ा देता हूँ जहाँ भी मैं जाता हूँ। या जैसे जब तैयारी में था तो मैं मॉर्निंग से लेके शाम तक 11-12-1 बजे तक पढ़ता था। और मैं ये कहूँगा रूटीन से ज़्यादा आप टारगेट को फोकस कीजिए कि ये आज टारगेट खत्म करना है, क्योंकि रूटीन तो मैंने 3-4 अटेम्प्ट में देख लिया था, रूटीन से कुछ खास होता नहीं है। आप टारगेट बाउंड होकर अपनी स्टडी कीजिए तो उसमें ज़्यादा आपको लाभप्रद होगा। जी, कि मुझे पढ़ना है तो ये पढ़ना है। हाँ, ये टारगेट हमको इतना टॉपिक खत्म करना है, ये सिलेबस का ये पार्ट खत्म करना है, इसके PYQ लगाने हैं, इसके प्रीलिम्स के PYQ लगाने हैं, मेंस के PYQ लगाने हैं, उस पे अपने नोट्स बनाने हैं और न्यूज़पेपर से ये ऐड ऑन करना है, तो ये टारगेट रखिए। तो सर आप दिल्ली में रह के आके ही तैयारी शुरू की थी कि हाँ मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा तैयारी के लिए? आप जहाँ से हैं फिर वहीं आपने शुरुआत की हुआ है? आप कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं? देखो मेरी बीटेक दिल्ली से हुई है, तो दिल्ली जस्ट लाइक माय होम। बिल्कुल। तो मुझे तो पता था दिल्ली के बाद दिल्ली में तैयारी होती है, तो मैं बीटेक करने के बाद दिल्ली में रह गया, तो करीब 15 साल से मैं दिल्ली में। जी। तो सर जैसे कुछ बच्चे होते हैं फाइनेंशियल इतना सपोर्ट नहीं होता है, नहीं आ पाते दिल्ली, तो क्या घर पे रह के वो तैयारी कर सकते हैं? फिर वही बात है कि सर आप कहेंगे कि % टू % वेरी करता है। इसमें मैं बताता हूँ। देखो साध्य और साधना होती है, ठीक है, और साधन होते हैं, 3 चीज होती है। तो साध्य है हम, साधना है हमारी पढ़ाई, और साधन है ये सब दिल्ली बम्बई जो भी जहाँ तैयारी होती है। तो अब साधन का जहाँ तक आप बात कर रहे हो ना, देखो यूट्यूब बाय एंड लार्ज बिल्कुल 4G 5G सबके घर पे है, चाहे वो झांसी में हो, चाहे अलीगढ़ में हो, चाहे कहीं भी हो। अब यहाँ पे 2 लोगों का इंपॉर्टेंस होता है, साध्य यानी हम, और साधना यानी हमारी पढ़ाई। आप कितने डेडिकेट हो माइंड से पढ़ते हो। और आजकल मैं अकेला एग्जाम, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आप देखेंगे जब मैं घर पे रह के तैयारी करें और निकालें एग्जाम, बिल्कुल, तो वो आप घर पे रह के भी निकाल सकते हैं। तो आपकी हाँ, बट ये है कि ये दिल्ली हुआ या इलाहाबाद हुआ, जो भी ये कोचिंग आ रहा है, थोड़ा सा वो आपको एज देते हैं कि पीयर ग्रुप का, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास पीयर ग्रुप नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की अभ्युदय स्कीम है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। आप टैलेंटेड हैं तो उसमें दीजिए। ऐसे ही जामिया मिलिया का एक स्टडी सर्कल चलता है, उसमें आप एंट्रेंस दीजिए। तो साधन तो बहुत सारे हैं, साध्य और आपकी साधना पायस होनी चाहिए जी। तो जो न्यू स्टूडेंट सर, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर वो सिविल सेवा की तैयारी में आना चाहते हैं? देखिए उनसे यही है कि एक तो आप क्लैरिटी रखिए कि जी हमको सिविल सर्वेंट बनना क्यों है, ठीक है। पावर के साथ साथ इसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं, ये सर्विस है, ये जॉब नहीं है, सर्विस है। तो ये आपके अंदर बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, हो सकता है कि इसमें आपको ज़्यादा समय लग जाए, तो पेशेंस लूज नहीं करना है। मेरे को तो 10 साल लग गए। बिल्कुल सर। यदि मैं लूज कर देता तो शायद मैं आपके सामने इंटरव्यू नहीं दे पाता। तो दूसरा ये भी रखिए कि भाई इस प्लान में एम हमारा फेल हो गया तो प्लान बी क्या हो सकता है, ये भी आप एक बैक ऑफ माइंड रखिए। तो यही मैं कहूँगा कि और जब भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 या 3 साल अपने आप को दिया कि मैं 2 या 3 साल इस एग्जाम की तैयारी करूंगा जी, तो उसके पीछे होमवर्क आपका 2-3 साल का होना चाहिए। बिल्कुल। यानी आप ग्रेजुएशन में पूरा माइंड बना रखे हैं कि हमको यूपीएससी करना है या यूपीपीसीएस करना है, तो ग्रेजुएशन आपकी जो है उसी हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल। पूरा एक आपके PYQ, सिलेबस, न्यूज़पेपर की आदत, ये आपकी ग्रेजुएशन में हो जानी चाहिए। बिल्कुल सर। तो वो आपकी आसानी करेगी, यार आपको अटेम्प्ट फिर कम देने पड़ेंगे और सफलता जल्दी मिल सकती है जी। कोई सर जो एस्पिरेंट हैं जो तैयारी में आएंगे अभी, तो NCERT का कितना बड़ा रोल है? वो पढ़ना जरूरी है या फिर जो बुक्स आती हैं स्टैंडर्ड उनसे काम हो जाएगा? देखो NCERT पढ़ना जरूरी है मेरे हिसाब से। उसका रीजन ये है, एक तो ये है कि जो NCERT से कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। दूसरा ये है कि NCERT ना आपको एक गाइड पाथ देती है ना। और NCERT की जो लैंग्वेज है ना, इतनी सहज, इतनी सरल है कि वही लैंग्वेज आपने मेंस में लिखनी है। बिल्कुल, है ना। तो कुछ NCERT तो इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे ज्योग्राफी की हुई, हिस्ट्री की हुई और पॉलिटी की हुई, खासकर 11th-12th वाली, वो इतनी अच्छी हैं कि आप उनको अच्छे से कोट कर दें अपने मेंस में तो डेफिनेटली आपको फायदा होता है जी। तो पढ़ना उनको मेरे हिसाब से जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने ग्रेजुएशन के साथ ना 2-3 बार उन NCERT को अच्छे से कर लो, नोट्स बना लो, बल्कि 4 बार कर लो, तो वो आपकी जो फिर स्टैंडर्ड बुक्स है ना, वो एकदम आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगी जी। सर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे? हाँ, मैं नोट्स तो बनाता था भाई। इस साल तो मैं नहीं बना पाया, थोड़ा मेरी तबीयत खराब थी, पर लास्ट अटेम्प्ट में बनाया था मैंने, तो वही थोड़ा सा एड ऑन हुए थे। तो जी सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको IAS या फिर SDM, DM जो भी है, DSP बनना क्यों है, तो कभी इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछेगा कि नहीं आप IAS या SDM जो भी बनेंगे या DSP बनते हैं तो क्यों बनना है आपको? देखो, जो मेरा मतलब सोच थी कि मैं सोसाइटी को एट लार्ज
मेरी तरफ से कुछ मैं उसकी सर्विस कर पाऊँ। तो उसमें कई प्लेटफॉर्म होते हैं, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होता बिल्कुल। है, एनजीओ प्लेटफॉर्म होते हैं, एक ये एग्जीक्यूटिव का प्लेटफॉर्म होता है ना। तो ये मैंने इसलिए चूज़ किया कि ये मेरे लिए मेरे मतलब विद इन द लिमिट था, तैयारी में कर सकता हूँ। जीएस मेरी बाय एंड लार्ज ठीक हुआ करती थी स्टार्टिंग से, तो इसलिए फिर मैंने इस फील्ड को चुना। अब जिसको लगता है कि वो पॉलिटिक्स में जाके सोसाइटी को सर्व कर सकता है, बिल्कुल। तो वहाँ जा सकता है। उस जिसको लगता है कि एनजीओ में जाके कर सकता है, वो एनजीओ में जाके कर सकता है। तो सर बात करें कि आप बचपन से पढ़ते थे तो हमेशा टॉपर थे या फिर बैक बेंचर या मीडियम स्टूडेंट थे कि ठीक है पास हो जाते हैं पढ़ के? नहीं, मैं तो जी बिलो एवरेज था, मतलब एवरेज या बिलो एवरेज मानोगे। मेरे 10th में 38 नंबर थे, 12th में मैं रस्टिकेट हुआ था। 38 नंबर की सब्जेक्ट मैथ में थे मेरे, और बीटेक में मेरी बैक आई थी, मतलब फर्स्ट ईयर में बैक थी, मैथ में बैक थी, फिजिक्स में बैक थी। तो मैं तो बहुत मीडियोकर था, तभी तो मेरे उतना टाइम लग गया। टॉपर होता तो मैं 2-3 साल में निकाल लेता। बट वही मैं हार ना माने कभी। हाँ, हार्ड वर्किंग था। और इस पूरी जर्नी में मेरे पिताजी हैं, उन्होंने बड़ा मतलब अहम रोल प्ले किया है। उन्होंने, एक तो मैं कभी कभी हार मानने की कोशिश भी करता था, तो वो नहीं हारने देते थे। बिल्कुल। बोले लड़ो यार, तुम वही जीतता, वही है जो लड़ता है। बिल्कुल। मैं लड़ा और भगवान की कृपा से बिल्कुल। जीत गया। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।